क्या हुआ, कुछ हुआ? मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मेरे मन में एक उत्सुकता है, एक सवाल है। उस सवाल का जो सही जवाब देगा उसको मैं इनाम दूंगा। मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूं और आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो? कोई पीछे हाथ खड़ा कर रहा है क्या? अच्छा, वैसे खुजली कर रहा है। सवाल आसान है, लेकिन मैं जब बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हमें तो पहले आता था। आप लोगों में से कोई बताएगा? मैं इनके बारे में क्या सोच रहा हूँ, ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? हाँ, बोलो। हमारे बारे में ऐसा सोच रही कि जो मतलब मैं तो आपके लिए ऐसा सोच रही हूँ कि मतलब जैसे आप जिस पोजीशन पे उस पोजीशन पे आना एक तो बहुत बड़ी बात होती है। उस पोजीशन के लिए कितना आपने संघर्ष किया होगा, दिन रात मेहनत की होगी, तब जाके इस पोजीशन पे आए। और आप हमारे बारे में सोचोगे कि बच्चे कैसे ना कैसे अच्छे से अच्छे पढ़े इस कॉलेज से, महाविद्यालय से, कि इस राष्ट्र को और अच्छा बनाने की कोशिश करें। वैसे तो और अच्छा है, पर और खुशहाल, जैसा हमारा देश कहलाता है सोने की चिड़िया, वो और अच्छे से अच्छा बने। जिस लेवल पे है उस लेवल से भी और ऊपर उठे, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड जाने हमारे इंडिया को। देखो, इन्होंने बहुत आइडियल जवाब दिया, बड़ो आदर्श। लेकिन इतने लोगों में भावना ही नाम है, भावना भाटी ने इतने बड़े लोगों में, जिसमें मंत्री, विधायक और प्रिंसिपल साहब और इतने सारे आप जैसे सब लोग, उसके बीच में एक अकेली लड़की ने ये आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कही। तो हालांकि मेरे सवाल का जवाब तो नहीं आया, लेकिन उसने कहा वो अच्छी बात की, तो उसके लिए ताली बजा सकते हो आप लोग। अच्छा, मैं अब ज्यादा तंग नहीं करूंगा। आप तो मेरे बारे में ये सोच रहे हो कि ये 6 फुट का नेता कितना लंबा भाषण देगा, और मैं ये सोच रहा था कि उठ के नहीं चला जाए। क्योंकि मैं जब महाराजा कॉलेज में बैठता था और कोई नेता आता था तो एक ही बात मन में आती थी कि अब ये 6 फुट का खड़ा तो हो गया, बैठेगा कितनी देर में। तो हम ताली बजाते थे। ताली बजाते इसलिए थे कि नेता बैठ जाए। नेता को लगता था भाषण पे बज रही। तो चुनौती ये है कि मैं देख रहा था कि कुछ उठ रहे थे, कुछ उठाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ बैठ रहे थे। और होता है इस उम्र में तो कुछ कुछ होता है। अभी मैं भरतपुर गया, महारानी श्री जया कॉलेज में, तो मेरे सामने संकट ये हो गया कि आजकल के जो नौजवान हैं, सारी बात ठीक है, देवनानी जी ने कह दिया, भावना ने भी कहा कि देश बहुत अच्छा है, इसको और आगे ले जाना है, तो और आगे तो ले ही जाएंगे। लेकिन उसमें ये लोग कैसे खुश होंगे, इनकी क्या डिमांड है, इनकी क्या सोच है? तो मुझे लगा कि वो जो शैतानों की टोली बैठी थी, मेरे मन में ऐसे ही दिल लगी आई। तो मैंने कहा, भाई चिंता मत करो, जितने कुंवार हैं उनकी सबकी शादियों में सहयोग कराऊंगा। अच्छा, कहीं तो ऐसे खुश हो रहे जैसे कल ही बीननी दिलवा रहा। लेकिन ऐसा है, देखो अभी 6-8 महीने का संकट है। संकट ये है कि अशोक गहलोत जी के राज में तो ये काम होना नहीं है। एक लड़के ने रीट की परीक्षा दी, घर वालों ने रिश्ता कर दिया। रीट की परीक्षा दी तो उम्मीद थी ना नौकरी लग जाएगी, रीट कैंसिल हो गई। तो लड़के ने लड़की को फोन किया कि शादी का क्या इरादा है? उसने कहा शादी कैंसिल, रीट कैंसिल तो शादी भी कैंसिल। तो इसलिए
6-8 महीने थोड़ा तसल्ली रखनी पड़ेगी, बाकी मैं फिर समाज कल्याण विभाग से पूरी कोशिश करूंगा कि आपका काम हो जाए। अभी मैं जब जीसीए में आता हूं तो थोड़ी जोखिम लेनी पड़ती है। मुझे पिछली बार का दृश्य भी याद आ रहा है, आप में से काफी लोग थे, आप में से भी थे कई लोग। जब मैं गाड़ी में बैठा था अच्छा भला आ ही रहा था कि नहीं नीचे उतरो, मैंने क्यों बोले कंधे पे उठाएंगे। अब कंधे पे उठाएंगे तो कंधे पे उठाने का अर्थ दूसरा ही होता है, फिर भी उठा लिया। अब मैं 100 किलो का आदमी और नीचे 50 किलो वाला, तो मुझे उसमें भी तैयारी संकट ये था कि गिर नहीं जाएंगे। एक जगह तो घोड़ी लिया है, तो मैंने कहा मैं एक बार बैठ के दुख पा रहा हूं तो दूसरी बार लिया। तो जो मेरा सवाल था उसका आप लोगों ने जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे खुशी हुई आज। और ये 4 उभरते हुए नेता हैं, मैंने वास्तव में कल्पना नहीं की थी इतना बढ़िया भाषण देंगे, वास्तव में। अब ये खतरा देवनाथी जी को ही अपने को दिखा, लेकिन सुरेंद्र ने बहुत अच्छा भाषण दिया वास्तव में। और मैं प्रिंसिपल साहब को पूछ रहा था कि यहाँ जो बाकी पोस्ट है उसके लिए महिलाओं का कोई रिजर्वेशन है क्या, कि नहीं रिजर्वेशन नहीं हो तो अपने आप ही जीत गई। लेकिन बहुत ही अच्छी। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से कि हमारे चारों जो पदाधिकारी हैं, सुरेंद्र जी, अच्छा भावना एक के साथ एक फ्री है, डबल है, 2 भावना है और सृष्टि है, तो इन चारों के लिए आप जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि वास्तव में ये भविष्य का नेतृत्व है। और जिस ढंग से प्रेजेंटेशन था, मुझे उनका कॉन्फिडेंस, उनका कंटेंट, उनकी जानकारी और उनका प्रस्तुतिकरण, ये वास्तव में किसी अच्छे स्टूडेंट लीडर की तरह था। इसलिए मैं इन चारों को ही बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विद्यार्थियों के बीच में विद्यार्थी परिषद ने जिस तरीके से राष्ट्र निर्माण से लेकर और नेतृत्व के निर्माण तक का जो काम किया है, मैं खुद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने, मैं तो एक छोटे से गांव से आया, सामान्य किसान परिवार से, और जिस तरीके से विद्यार्थी परिषद ने जो कहा वो किया, यानी संस्कार, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण और नेतृत्व के लिए व्यक्तित्व का विकास। तो जो मुझे नहीं जानते हैं, अध्यक्ष के नाते जानते हैं या विधायक के नाते जानते हैं, उनकी जानकारी उतनी है, लेकिन मैं यहां गर्व से कह सकता हूं कि मैं आज इस मुकाम पर हूं, उस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बड़ा योगदान है। क्योंकि पूरे राजस्थान को एक नक्शे पर देखा, पूरे हिंदुस्तान को एक नक्शे पर देखा, और आज जिस चीज से समाज जूझता है उनसे समझ विकसित करने का काम विद्यार्थी परिषद ने किया। इसलिए न तो जातिवाद की मन में थी, और जिस तरीके से विद्यार्थी परिषद आह्वान करता था कि केवल राज नहीं, समाज बदलना है, और समाज तभी बदलता है जब कोई प्रतिबद्ध छात्र शक्ति जिम्मेवारी लेकर काम करती है। और इसलिए विद्यार्थी परिषद आज विश्व का सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन है, जिसने 1949 से लेकर आज तक केवल देश नहीं, पूरी दुनिया में स्वामी विवेकानंद के उन सपनों को साकार करने का काम किया, जिसके बारे में स्वामी जी कहते थे कि ये भारत मां एक बार फिर से विश्व गुरु बनेगी, लेकिन यदि विश्व गुरु बनेगी तो ये नौजवानों की ताकत के आधार पर बनेगी। और जिस तरीके से कॉलेज के विद्यार्थियों के बारे में एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि मैं वैज्ञानिक हूं, मैं परमाणु की ताकत को जानता हूं, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि परमाणु से भी ज्यादा कोई ताकत है। परमाणु तो विध्वंस कर सकता है, लेकिन परमाणु से भी बड़ी कोई ताकत है तो राजस्थान, हिंदुस्तान के ऊर्जावान नौजवानों की शक्ति है,
जो सृजन का काम करती है, समाज के निर्माण का काम करती है और देश को आगे ले जाने का काम करती है। इसलिए इस देश में ये जो संगठित छात्र शक्ति है वो हर बातों का जवाब है। किसी कॉलेज का विद्यार्थी आज कोई कैरियरिस्टिक लगता होगा, भविष्य की अपनी आशंकाओं से जूझता होगा, लेकिन इस देश और समाज में कोई भी संगठित छात्र शक्ति समाज को भी ताकत देती है और देश को भी बदलने का काम करती है। और मित्रों, इस देश में आजादी के बाद जो दूसरा बड़ा आंदोलन हुआ था वो समग्र क्रांति का आंदोलन था। आजादी के बाद का दूसरा बड़ा आंदोलन था जिसमें लोकतंत्र पर प्रहार हुआ, लेकिन देश के नौजवानों ने गुजरात के समग्र क्रांति और हमारे गुजरात के नवनिर्माण से और बिहार के समग्र क्रांति आंदोलन से देश में एक बड़ा बदलाव आया। इस देश में 2014 में भी इसी तरीके से बदलाव आया, क्योंकि आपके जेहन में भ्रष्टाचार का, जातिवाद का अनेक किस्म के प्रश्न आपके जबान पे होंगे, आपके मन में होंगे। लेकिन मित्रों, अभी मेरे से पहले काफी चर्चा इस पर हो रही थी। कई ऐसे प्रसंग हैं जिसमें आपको एक नागरिक होने का गौरव होता है भारत का। देवनानी जी उसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि जिस ब्रिटेन के अब तक उपनिवेश थे, आज उसी ब्रिटेन को पछाड़कर हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, विश्व की दूसरी बड़ी सेना है, अंतरिक्ष में 100 से ज्यादा छलांग हम लोगों ने लगाई है। तो भारत के नक्शे को समग्र तरीके से देखें तो आज देश स्वाभिमान के साथ खड़ा है, जिसकी साख दुनिया में बढ़ी है। लेकिन कई बार लोग संविधान के अधिकारों के बारे में तो बात करते हैं, कर्तव्यों की बात कम करते हैं, पर आपने देश को एक सामान्य अपील से बदलते हुए देखा होगा। देश के प्रधानमंत्री एक अपील करते हैं किसी जमाने में कि देश में अन्न की कमी हो गई, तो लोगों ने उपवास करके उसका समाधान निकाला। और देश के आज के प्रधानमंत्री जब लाल किले से कहते हैं कि देश को स्वच्छ रखना चाहिए, तो उस अपील को सकारात्मक तरीके से बदलते हुए लोगों ने देखा है। लेकिन ये सारी जो जिम्मेवारी, इस पूरी जिम्मेवारी में सबसे बड़ी ताकत किसी की लगनी है तो भारत की नौजवान शक्ति है। इसलिए भारत को कहा जाता है कि ये विश्व का सबसे युवा देश है। और इसलिए आपने उस बदलते भारत को देखा होगा कि किस तरीके से भारत की बौद्धिक क्षमता से अमेरिका और यूरोप तक के देशों को प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सब देने का कारण भारत ने दिया है। और इसलिए जब अपने देश की इतनी बड़ी शक्ति, नौजवान शक्ति दुनिया के देशों में भारत का मान ऊंचा कर सकती है, तो यहाँ की छात्र शक्ति, यहाँ की नौजवान शक्ति ये समाज को भी बदल सकती है और देश को भी बदल सकती है। इतनी ताकत आप लोगों में। आप जिस प्रदेश में, उससे भी बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में होंगे, मैं उससे इनकार नहीं करता। लेकिन भारत के प्रति जो धारणा दुनिया में थी, भारत के प्रति जो धारणा यहाँ के लोगों की थी, अब वो धारणा बदलती भी दिखती है। और किसी भी देश की प्रगति का, किसी भी देश की समृद्धि का, तरक्की का कारक कोई होता तो नौजवान होता है। और इसलिए चाहे विद्यार्थी परिषद हो, चाहे राष्ट्रवादी संगठन हो, वो इस बात की अपील हमेशा ही करेंगे। इस देश में जातिवाद की चर्चा होती है, कौन लड़ेगा? भ्रष्टाचार की चर्चा होती है, कौन लड़ेगा? पर्यावरण के संरक्षण की चर्चा होती है, कौन लड़ेगा? अपने पैरों पर खड़े होकर अपने आप को विकसित करते हुए कोई नौजवान इस देश और समाज को बदल सकता है। और मैं समझता हूं कि छात्र संघों की राजनीति से जो लोग निकलते हैं, मैं प्रश्न पूछता आपसे कि आप में से राजनीति में कितने लोग जाना चाहते हैं? कितने लोग राजनीति में जाना चाहते हैं? पॉलिटिक्स में कितने लोग? नहीं, जो है उनका इलाज नहीं है भैया मेरे पास। नए लोग पूछता हूं।
चलिए, अभी क्या हुआ कि एक स्कूल में गया मैं, छोटे बच्चे ड्राइंग कर रहे थे, तो मैंने बच्चों से पूछा टीचर कौन बनेगा, हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टर कौन बनेगा, हाथ खड़े कर दिए। एक बिल्कुल छोटी सी बच्ची, उसने कहा मैं तो हेलीकॉप्टर बनूंगी। मतलब बच्ची थी, उसने पूछा एम्बुलेंस कौन बनेगा, तो मेरे को कहा आप एम्बुलेंस बन जाओ। बिल्कुल छोटी बच्ची। लेकिन किसी जर्नलिस्ट ने लिखा कि पूनिया जी के जवाब में नेता बनने के लिए कोई तैयार नहीं। लेकिन यहाँ अच्छा लगा कि 4 तो मंच पे बैठे, कुछ 5-7 लोगों ने नीचे भी हाथ खड़े किए, तो मुझे तसल्ली हुई। नहीं तो इस प्रोफेशन के बारे में भी अब्दुल कलाम साहब यही कहते थे। वो जब स्कूल और कॉलेज के बारे में, जब कॉलेज में जाते थे तो उनको लोग कहते थे कलाम साहब आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति हो, इन स्कूल और कॉलेज के बच्चों में क्या ढूंढते हो? तो उन्होंने बहुत बेहतरीन जवाब दिया। उन्होंने कहा इन स्कूल और कॉलेज के बच्चों में मैं भारत का भविष्य ढूंढता हूं। यानी आप पढ़े लिखे हैं, ज़हीन हैं, और आप लोगों को इस राजनीतिक व्यवस्था में अपने बुद्धि कौशल से शामिल होना चाहिए। मैं इसलिए साझा कर रहा हूं, मैं इसलिए आपकी बात को साझा कर रहा हूं। उधर कोने में कोई जरूरी बात हो रही है, मैं भी जाता हूं, कई बार जब महिलाएं खूब सारी होती हैं तो पूछता हूं, वो क्या होता है कि वो जब महिलाएं खूब इकट्ठी हो जाती है, सास बहू की चुगली करने बढ़ा नहीं जाता है। तो मैं जा रहा था कहीं, तो मेरे सामने एक बैंक की अधिकारी लड़की बैठी हुई थी। सुबह का समय था, मेरा जब टेलीफोन शुरू हुआ तो मुझे फोन रखते ही पूछा कि आप नेता हो क्या? ये पहला खतरनाक सवाल था। दूसरा उसने कहा, मैंने कहा हाँ मैं राजनीति में हूं। तो मुझे कहती आप तो पढ़े लिखे लगते हो। यानी राजनीति के बारे में धारणा है कि इसमें पढ़े लिखे लोगों का तो काम ही नहीं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि व्यवस्था को बदलने के लिए, व्यवस्था में शरीक होने के लिए आप जैसे लोगों को अपने पैरों पर खड़े होके, आज आप यदि केंद्र का मंत्रिमंडल देखेंगे तो अच्छे अच्छे IIT मंत्रिमंडल के सदस्य, आप किसी गवर्नर्स की लिस्ट देखोगे तो उसमें वैसे लोग मिलेंगे। आप देश के अनेक हिस्सों के बाकी जगह के लोगों को देखोगे तो उसमें भी पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। तो मैंने उस लड़की से कहा कि राजनीति के बारे में आपकी क्या धारणा है? तो उसने मुंह बिगाड़ के कहा आई हेट पॉलिटिक्स, मैं राजनीति से घृणा करती हूं। अब ये समाज की धारणा है, व्यवस्था तो यही है कि इस वोट से आपको सरकार बनानी, उसी से काम चलाना। लेकिन आप लोग यदि शरीक नहीं होंगे, अच्छे ऊर्जावान और समझ के लोग शरीक नहीं होंगे, तो आप पर वैसे ही लोग शासन करेंगे जैसे चाणक्य कहते थे कि काबिल लोगों पर नाकाबिल लोग राज करेंगे। और आप लोगों को काबिल होकर सत्ता तक पहुंचना केवल राज करने के लिए नहीं, जो नारा आपने लगाया समाज को बदलने के लिए, उसके लिए। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, जिसकी जैसी जैसी रुचि है, मैं तो ये तो नहीं कहता कि तुरंत और मेंबरशिप ले लो, लेकिन अपने पैरों पर खड़े होइए और राजनीति को भी अपनी करियर का एक हिस्सा बनाइए। राजनीति का मतलब केवल MLA MP लड़ना भी नहीं, राजनीति समाज का ही काम है। तो मैंने उस लड़की से पूछा, आप राजनीति से हेट तो करती हो, लेकिन आपको रात को 1:30 बजे किसी मरीज के लिए खून लेने के लिए फोन आता है क्या? तो उसने कहा मेरे पास क्यों आएगा, मैं तो बैंक में नौकरी करती हूँ, 10 से 12 नौकरी करती हूँ, घर जाके सो जाती हूँ। मैंने कहा हमारे पास आता है, हमारे पास आता है। राजनीति केवल सत्ता का शीर्ष नहीं है, राजनीति समाज का समाधान भी है। और इसलिए इस सिस्टम से घृणा करने से काम नहीं चलेगा, सिस्टम में शामिल होने से काम चलेगा। इसलिए मुझे खुशी हुई कि आज मैंने अजमेर में एक अच्छा योग्य नेतृत्व स्टूडेंट लीडर के रूप में देखा, जो आगे भविष्य की संभावनाओं में निश्चित रूप से इस समाज के लिए काम करने वाले लोग होंगे। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अभी आशुराम जी ने कुछ इंडिकेट किया और पेपर लीक की बात कही। पेपर तभी लीक होता है जब सरकार वीक होती है।
लेकिन एक अंदाज लगाइए कि किसी माँ बाप ने पेट काट कर किसी को कोचिंग के लिए भेजा और जब वो परीक्षा केंद्र पर पहुंचा होगा तो पता लगा कि पर्चा लीक हो गया। क्या बीती होगी। मुझे हनुमानगढ़ के उस विद्यार्थी की याद आ रही है जिसने सुसाइड नोट लिखा कि सॉरी पापा, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाया। इस बात की कोई दोषी है तो हुकूमत है, और मुझे बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये राजनीतिक मंच तो नहीं है, लेकिन व्यवस्था का प्रश्न जरूर है। आप में से बहुत लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं। इस राजस्थान में जो सबसे ज्यादा वादा खिलाफी हुई और किसानों और नौजवानों के साथ हुई। आज क्यों यहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी है राजस्थान में? 200 से भी ज्यादा विद्यार्थी नौजवानों ने इसलिए सुसाइड कर ली। नहीं 200 नहीं, 200 तो किसानों ने, 5,993 विद्यार्थियों ने, युवाओं ने सुसाइड कर ली केवल इसलिए रोजगार के मसले पर। रोजगार केवल सरकारी नहीं, समाधान नहीं दिया कि रोजगार केवल सरकारी नौकरी के अलावा विकल्प क्या है। तो मैं कई जगह जाता हूं तो मुझे कई विद्यार्थी, कई नौजवान ज्ञापन देते हैं कि आपकी सरकार यदि आती है तो इतने सारे विकल्प हैं रोजगार के, लेकिन हमें वहां अवसर नहीं मिलता। तो मैं आपको ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि मैं दूसरे प्रदेशों को देखता हूं कि किस तरीके से गुजरात में सरकारी नौकरियां तो सीमित हैं, लेकिन निजी काम में भी लोग बाग अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं और उनको वहां रोजगार मिलता है। एवेन्यूज हैं। केंद्र की सरकार ने भी यूनिकॉर्न के जरिए, स्टार्टअप्स के जरिए लोगों को जीवन बदलने की कोशिश की है और इस नए बजट में 47 लाख नौजवानों के लिए, उनके कौशल के लिए स्टाइपेंड सहित व्यवस्था की है ताकि उनका जीवन बदले। 38,000 एकलव्य विद्यालयों में विद्यार्थी लगेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिन्होंने नौजवानों के जीवन को बदलने की पहल की है। तो राजस्थान की सरकार क्यों नहीं कर सकती? पर राजस्थान की सरकार की दशा ऐसी है कि एक हास्य कवि थे शैल चतुर्वेदी, तो उन्होंने कहा कि एक नए नए बने मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा, एक नए नए बने मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा आज कार में चलाऊंगा। ड्राइवर ने कहा हुजूर मैं उतर जाऊंगा। एक नए नए बने मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा आज कार में चलाऊंगा। ड्राइवर ने कहा हुजूर मैं उतर जाऊंगा। ये कार है, सरकार नहीं जो भगवान भरोसे चल जाए। लेकिन अभी तो लग रहा है 4 साल से भगवान भरोसे ही चल रही है। लेकिन मैं चाहता हूं केवल सरकार ने समाज के बदलाव के लिए इस देश में एक बार फिर से आप सब लोगों को पहल करने की आवश्यकता है। मैं कुछ संकल्प आपको दिलाऊंगा, आप कर सकते हो चीजें कि जातिवाद से कौन लड़ेगा, आप कहोगे हम लड़ेंगे। भ्रष्टाचार से कौन लड़ेगा, हम लड़ेंगे। पर्यावरण के लिए कौन लड़ेगा, हम लड़ेंगे। स्वच्छता के लिए कौन लड़ेगा, हम लड़ेंगे। जातिवाद से कौन लड़ेगा, भ्रष्टाचार से कौन लड़ेगा, पर्यावरण के लिए कौन करेगा, स्वच्छता के लिए कौन करेगा। मैं आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मंच को मैं अभिनंदन करता हूं क्योंकि मैं नाम नहीं ले पाया, लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा कि इतने सुंदर मंच के लिए आप जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। मैं प्राचार्य महोदय का, पूरे छात्र संघ की टीम का और हमारे सभी विद्वान शिक्षकगण का, हमारे सभी सम्मानित जो नेतागण मेरे साथ हैं उन सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबको ये अपील जरूर करता हूं कि राजनीति को समाज नीति से जोड़कर आप सब लोग काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर आपके प्रेरित उद्बोधन के लिए। धन्यवाद सर। समय पल पल गुजरता है, गुजरते पलों को हम स्मृति में संजो कर रखते हैं। ऐसे ही आज के ये पल आपकी स्मृति में सदैव बने रहे। इस